चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह सेशन जिसमें हम बात करेंगे एडवांस टैक्स की। तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग और एक सिंपली इंट्रोडक्शन जो है आपके साथ डिस्कस किया गया था लाइव सेशन के अंदर। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं अभी तक हमने जितना भी समझा कि कोई भी ईयर लेट्स से प्रीवियस ईयर 2021-22 जो कि 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 22 को एंड होगा। और इस प्रीवियस ईयर में, इस इनकम ईयर में हम जो भी इनकम अर्न करेंगे उस पर हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर के अंदर, जो कि आपका नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग टू द प्रीवियस ईयर है, वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है, जो कि 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 को एंड होगा, जिसको असेसमेंट ईयर 2022-23 कहा जाएगा। तो अब ऐसे में बात आती है कि प्रीवियस ईयर में जो भी आप इनकम अर्न करेंगे उस पर टैक्स पे करते हैं आप असेसमेंट ईयर के अंदर। लेकिन इनकम टैक्स लॉ के अंदर कहा गया कि अगर आपकी जो करंट इनकम है जो कि आप प्रीवियस ईयर 21-22 में अर्न कर रहे हैं, अगर इस करंट इनकम पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं और यह जो टैक्स है अगर 10,000 रुपीज और मोर अगर है, तो इन दैट सिचुएशन आपको जो करंट ईयर की इनकम है उस पर करंट ईयर के अंदर ही टैक्स पे करना होगा। तो दैट मीन्स इनकम ईयर के अंदर ही आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा रहने वाली है, तो अब बात आती है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि करंट इनकम कितनी होगी, क्योंकि करंट इनकम तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगी असेसमेंट ईयर के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर। लेकिन यहां पर आपको क्या करना होगा, आपकी जो इनकम है उसको आप क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करेंगे जो आपके पास्ट ट्रेंड्स हैं, जो आपकी पास्ट ईयर्स में जो इनकम रही है उसके बेसिस पर। और अगर मान लीजिए पास्ट ईयर में इनकम नहीं थी तो करंट ईयर में क्या इनकम रहने वाली है ये आपको एस्टिमेट करनी होगी, और उस एस्टिमेट इनकम पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो टैक्स 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप एडवांस टैक्स पे करेंगे। दैट मीन्स करंट ईयर के अंदर ही करंट इनकम पर टैक्स पे करेंगे। और जब असेसमेंट ईयर के अंदर आप अपनी एग्जैक्ट इनकम कैलकुलेट करेंगे और उस एग्जैक्ट इनकम पर आप जो एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी होगी वो कैलकुलेट करेंगे, और उस एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी में आप लेस करेंगे जो आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे कर दिया है, और आप लेस करेंगे अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है या टीसीएस आपसे कलेक्ट किया गया है। और जो बैलेंस टैक्स होगा वो आप असेसमेंट ईयर के अंदर पे करेंगे। और इस टैक्स को जो आप असेसमेंट ईयर के अंदर पे करेंगे इसको कहा गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो यहां पर आप जो है बैलेंस टैक्स पे करेंगे एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो इस तरह आप जो अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं बाय पेइंग एडवांस टैक्स, बाय पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड थ्रू टीडीएस और टीसीएस। तो इस तरह आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो आप डिस्चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब आपको चेक करना है, जब आप अपनी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रिपेयर करते हैं तो उस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आती है तो उस इनकम टैक्स लायबिलिटी में से आप लेस करेंगे अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, अगर कोई टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है
या टीसीएस आपसे कलेक्ट किया गया है और उसके बाद जो है अगर कोई बैलेंस पेबल है तो ऐसे में आप उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A के तहत डिपॉजिट करेंगे। तो अभी तक जो हम देखते आए थे कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं, वो सिर्फ उन्हीं केसेस में है जहां पर टैक्स लायबिलिटी जो है 10,000 रुपए से कम है। अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हर साल अप्रैल में ही आपको अपनी इनकम एस्टिमेट करनी होगी और उस इनकम पर, एस्टिमेटेड इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है उसको आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। दैट मींस एडवांस टैक्स पे करने के लिए आपको 4 इंस्टॉलमेंट दी गई है और उन इंस्टॉलमेंट्स में आप अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करेंगे। अब हो सकता है, मान लीजिए आपने इनकम एस्टिमेट की 10 लाख रुपीस और उस 10 लाख रुपीस पर आपने टैक्स कैलकुलेट किया, लेट से मान लीजिए 1,20,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैक्स है 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो मुझे क्या करना होगा, करंट ईयर में ही एडवांस टैक्स पे करना होगा। और एडवांस टैक्स के लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स आपको बताई गई। कौन कौन सी? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। तो इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस इंस्टॉलमेंट पर आपको 3% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी पे करनी है और 15 सितंबर तक आपको 45% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट में अगर आप 15% पे कर चुके हैं तो दैट मींस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप 30% अमाउंट पे करेंगे। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद 15 दिसंबर तक आपको 75% ऑफ दी जो टैक्स लायबिलिटी क्या करनी है, अमाउंट पे करनी है। का मतलब ये है कि अगर आपने फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स राइटली पे की है, सही से पे की है, तो आपको 30% पे करना होगा 15 दिसंबर और उसके बाद 100% आपकी जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है वो 15 मार्च तक पे हो जानी चाहिए। तो दैट मींस अगर आप यहां पर 15%, यहां पर 30%, आफ्टर दैट 30% अगर आप पे कर चुके हैं तो दैट मींस बैलेंस 25% आप पे करेंगे 15 मार्च तक। तो इस तरह आपकी जो है 100% जो लायबिलिटी है वो पे हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर 2021-22 की, तो प्रीवियस ईयर 21-22 दैट इज माय इनकम ईयर, जिसमें मैं इनकम अर्न करूंगा और इसी साल में मैं क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। तो प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए मेरी जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी उसकी पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून 2021 तक मुझे क्या करनी है, पे करनी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट मुझे 15 सितंबर 2021 तक पे करनी है। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो 15 दिसंबर 2021 तक मुझे पे करनी है और लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो 15 मार्च 2022 तक जो है मुझे पे करनी है। तो इस तरह मैं क्या करूंगा, अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करूंगा। अब हुआ क्या, मान लीजिए मैंने 15 जून को 15%, 1,20,000 रुपए मेरी टैक्स लायबिलिटी थी। इस 1,20,000 रुपए का 15% मैंने जो है वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया एज एन एडवांस टैक्स। तो यहां पर मान लीजिए 18,000 रुपए जो है मैंने पे कर दिए 15 जून तक। उसके बाद क्या होता है, मेरी जो इनकम मैंने एस्टिमेट की
कि पूरे साल भर में मेरी इनकम 10 लाख रुपीस होने वाली है। लेकिन 15 जून को मैंने अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जो इनकम है वो 10 लाख रुपीस नहीं होगी, मेरी इनकम होगी 30 लाख रुपीस। तो यहां पर उस केस में मुझे क्या करना होगा? तो ऐसे में मैं फिर से क्या करूंगा, 30 लाख रुपीस पर अपनी टैक्स लायबिलिटी फिर से कैलकुलेट करूंगा। और मान लीजिए 30 लाख रुपीस पर मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आती है, मेरी टैक्स लायबिलिटी लेट से मान लीजिए आती है 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपए मुझे क्या करना है, टैक्स पे करना है। जबकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर मैंने सिर्फ जो पैसा डिपॉजिट किया वो किया 18,000 रुपए। और अगर देखा जाए तो मुझे पे करना था 8 लाख रुपीस का 15%। तो यहां पर जो अमाउंट आ जाती है 1,20,000 रुपए मुझे क्या करने थे, पे करने थे। लेकिन मैंने जो अमाउंट पे की, मैंने अमाउंट पे की यहां पर 18,000 रुपए। और वो ऐसा इसलिए हुआ कि पहले जो मैंने अपनी इनकम एस्टिमेट की थी वो 10 लाख रुपीस की थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि साल भर में मेरी जो इनकम होने वाली है वो 30 लाख रुपीस होने वाली है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करते हुए 8 लाख रुपीस का 45% आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो ऐसे में 8 लाख रुपीस के रिगार्डिंग आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है वो आ जाती है, मान लीजिए 3,60,000 रुपए। और उसमें से आप ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके हैं 18,000। तो दैट मीन्स 3,42,000 रुपीज अब आप क्या करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पर पे करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप एडवांस टैक्स पे करते हैं और इंस्टॉलमेंट्स के बाद आपको लगता है कि आपकी इनकम कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है अमाउंट एडजस्ट करते हुए जो है एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई और टोटल एडवांस टैक्स पे हो चुका है 3,42,000 प्लस 18,000 रुपए। तो ये आ जाता है आपका 3,60,000 रुपए। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले मुझे लगा कि मेरी जो इनकम है वो 30 लाख रुपीस नहीं होगी, मेरी इनकम होगी 20 लाख रुपीस। और उस 20 लाख रुपीस पर मैंने फिर से क्या किया, फिर से अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की। और यहां पर मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आती है, मान लीजिए वो आ जाती है लेट से 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख रुपीस मेरी जो है टैक्स लायबिलिटी रहने वाली है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से 4 लाख रुपीस का थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी पे हो जानी चाहिए, 75%। तो 4 लाख रुपीस का 75% यहां पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और यहां पर अमाउंट आ जाती है 3 लाख रुपीस। तो इसका मतलब ये कि तीसरी इंस्टॉलमेंट तक मेरे जो है 3 लाख रुपए जमा हो जाने चाहिए एज एन एडवांस टैक्स। लेकिन ऑलरेडी मेरी जो अमाउंट डिपॉजिट हो चुकी है वो 3,60,000 हो चुकी है। तो इसका मतलब मुझे कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना है ऑन दी थर्ड इंस्टॉलमेंट। और अब मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो 20 लाख रुपीस के आसपास ही रहने वाली है। तो ऐसे में फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक मेरी 100% टैक्स लायबिलिटी जो कि है 4 लाख रुपीस पे हो जानी चाहिए, जिसमें से मैं 3,60,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो दैट मीन्स फोर्थ इंस्टॉलमेंट पर मैं क्या करूंगा, 40,000 रुपीज पे करूंगा। और इस तरह 15 मार्च 2022 तक मेरी 100% लायबिलिटी जो है वो 4 लाख रुपीज की पे हो जाती है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 18,000 रुपीज डिपॉजिट किए और जबकि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 4 लाख रुपीज थी, ऐसे में उसका 15% दैट इज 60,000 रुपीज पे होने चाहिए थे आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। तो ऐसे में जो आपने 18,000 रुपए जमा किए और जमा होने चाहिए थे 60,000 60,000 रुपए, तो ऐसे में ये जो डिफरेंस रहा 42,000 रुपीज का,
इस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। अब होगा क्या, 31 मार्च के बाद, आफ्टर 31 मार्च आपकी एग्जैक्ट इनकम कंप्यूट की जाएगी और उस पर एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब मान लीजिए आपका जो एग्जैक्ट टैक्स आता है वो आता है लेट्स से 3,75,000 रुपीज, और जबकि आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है 4 लाख रुपीज, तो ऐसे में क्या होगा, 25,000 रुपीज आपको रिफंड मिलेगा गवर्नमेंट से वापस। और एक और केस हो सकता है कि आपकी जो एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है 4,75,000 रुपीज, 4,75,000 रुपए, और आपने पे किया है 4 लाख रुपए, तो ऐसे में 75,000 रुपीज अब आपको क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी टैक्स की। और 31 मार्च के बाद जो आप टैक्स पे करेंगे उसको कहा जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो इसका मतलब है कि करंट ईयर के अंदर आप सिर्फ एस्टिमेटेड इनकम पर ही टैक्स कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंगली एडवांस टैक्स पे करते हैं, और ईयर एंड होने के बाद असेसमेंट ईयर के अंदर अपनी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से जितना ऑलरेडी आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो लेस करेंगे। अगर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया है और आपकी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी कम है तो आपको रिफंड मिलेगा, और अगर आपकी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, आपने एडवांस टैक्स कंपैरेटिवली कम पे किया है, तो ऐसे में आपको बैलेंस टैक्स पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये जो 10,000 रुपए की लिमिट बताई गई, ये लिमिट बताई गई सेक्शन 208 में। तो यहां पर सेक्शन 208 के अंदर कहा गया कंडीशन ऑफ लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर in every case where the amount of such tax payable by the SSC during that year as computed in accordance with the provision of this chapter is 10,000 rupees or more। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं उसी साल आप क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एडवांस टैक्स पे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 208 के अंदर हमें बताया गया। उसके बाद सेक्शन 207 जो बताता है लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 208 टू 219। तो सेक्शन 208 से लेकर 219 तक एडवांस टैक्स प्रोविजंस के रिगार्डिंग कवर किए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, एडवांस टैक्स पे करना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी व्हिच वुड बी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। जो टैक्स हमें असेसमेंट ईयर के अंदर पे करना था वो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे करेंगे, और प्रीवियस ईयर के अंदर जो इनकम अर्न करेंगे उसको कहा जाएगा करंट इनकम। तो दैट मींस फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो असेसमेंट ईयर आता जिसमें आप वो टैक्स पे करते, वो टैक्स आप जो है करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में ही पे करेंगे करंट इनकम पर। उसके अलावा बताया गया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मींस जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है, और उसके केस में कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, सैलरी इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज इनकम हो सकती है, लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है तो उस केस में एडवांस टैक्स प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। The provision of subsection 1 shall not apply to an individual resident in India who do not have any income chargeable under the head profit and gains of business or profession and is the age of 60 years or more
एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर प्रीवियस ईयर में वो 60 साल या उससे ज्यादा उसकी एज है और बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो उस केस में भले ही उसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा हो, उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रिलीफ दी गई है सिर्फ एक इंडिविजुअल को, और वो भी कौन सा? रेजिडेंट इंडिविजुअल। वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसके अलावा जो भी है, चाहे वो फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, अदर इंडिविजुअल्स है जिनके केस में बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, तो उन सभी केसेस में अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बन रही है, तो ऐसे में एडवांस टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा एक और बात आती है कि अगर हम एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? इन दैट सिचुएशन आपको जो है 234B और 234C के तहत इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आपके केस में एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी थी, लेकिन आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, या फिर जो आपने एडवांस टैक्स पे किया वो अकॉर्डिंग टू दी जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग पे नहीं किया, तो ऐसे में आपको सेक्शन 234B और 234C के तहत क्या करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद बात आती है कि हम एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसको प्रीवियस ईयर के अंदर ही एस्टिमेट करेंगे। करंट ईयर की इनकम करंट ईयर के अंदर ही एस्टिमेट की जाएगी और उस एस्टिमेटेड इनकम पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और उस जो टैक्स है जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से अगर कोई रिलीफ या रिबेट आपको मिलने वाली है वो आप लेस करेंगे। अगर आपका कोई टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस डिडक्ट होने वाला है, टीसीएस कलेक्ट होने वाला है आपसे, तो वो आप क्या करेंगे? लेस करेंगे। और जो बैलेंस आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है ये आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी जो आप इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स पे करेंगे। The amount of advance tax payable by an SSC in the financial year shall, subject to the provision of subsection 2 and 3, be computed as follows। तो कैसे आप कंप्यूट करेंगे? Where the calculation is made by the SSC। तो अगर मान लीजिए कैलकुलेशन आप खुद अपने लिए करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 or subsection 2 or subsection 5 or subsection 6 of 2000 section 210, he shall first estimate his current income। तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे? अपनी करंट इनकम को एस्टिमेट करेंगे एंड इनकम टैक्स देयर ओन, और उस एस्टिमेटेड इनकम पर जो टैक्स है उसको आप कैलकुलेट करेंगे एट द रेट्स इन फोर्स इन द फाइनेंशियल ईयर। उस साल की इनकम पर जो इनकम टैक्स रेट्स बताई गई हैं उन इनकम टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और इस टैक्स को जो आपने कैलकुलेट किया है, अगर ये 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? एडवांस टैक्स पे करेंगे। सेक्शन 211 211 सेक्शन के अंदर बताया गया इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स। तो जो अभी हमने ड्यू डेट्स डिस्कस की थी, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, तो आपको क्या करना है? इन 4 डेट्स तक अपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। एडवांस टैक्स ऑन द करंट इनकम कैलकुलेटेड इन द मैनर लेड डाउन इन सेक्शन 209। तो सेक्शन 209 में बताया गया आप करंट ईयर की इनकम को एस्टिमेट करेंगे और उस पर जो इनकम टैक्स रेट्स है उनके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और वो जो आपने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है वो सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग पे करेंगे। ऑल दी एसएससी, सभी एसएससी के लिए सेम ड्यू डेट्स रखी गई है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, other than the SSC referred to in clause B, who are liable to pay the same in 4 installments during each financial year, and the due date of each installment and the amount of such installment shall be specified in the table below। और वो जो डेट बताई गई ऑन और बिफोर 15 जून,
तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको 15 जून या उससे पहले पे करनी है, और उसमें आप जो अमाउंट पे करेंगे वो होनी चाहिए नॉट लेस देन 15% ऑफ सच एडवांस टैक्स। तो मान लीजिए आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आती है 2 लाख रुपीज, तो उसका एटलीस्ट 15%, तो यहाँ पर 30,000 रुपए आपको क्या करना चाहिए, पे कर देना चाहिए। अगर आप ज्यादा पे करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कम पे करना चाहते हैं उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप कम पे करेंगे तो ऐसे में सेक्शन 234B और 234C का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। अगर आप ज्यादा पे करते हैं तो इन दैट सिचुएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी अगर आपकी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी से आपने ज्यादा टैक्स पे किया होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा, और उस पर अगर वो डिले आपको रिफंड मिलता है तो उस पर इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे ऑन और बिफोर 15 सितंबर, तो लास्ट डेट है 15 सितंबर, उससे पहले आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसमें से आप क्या करेंगे, नॉट लेस देन 45% ऑफ सच एडवांस टैक्स। तो 45% कितना हो गया, 2 लाख रुपए का 90,000 रुपए। लेकिन उसमें से कहा गया एज reduced by the amount if any paid in the earlier installment। अगर आपने उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट्स में कोई अमाउंट पे कर दी है तो आप उसको लेस करेंगे। तो दैट मीन्स 30,000 रुपीज यहां पर मान लीजिए पे किए गए हैं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पर अमाउंट पे करनी होगी 60,000 रुपीज। तो इन दोनों ही अमाउंट्स को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी वापस से 90,000 रुपए, और सेकंड इंस्टॉलमेंट पर आपका 45% पे हो जाना चाहिए। अब बात आई थर्ड इंस्टॉलमेंट की, तो 15 दिसंबर बताई गई। नॉट लेस देन 75% ऑफ सच एडवांस टैक्स एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट और अमाउंट्स इफ एनी पेड इन द अर्लियर इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट्स। तो दैट मीन्स 75% हमारा हो जाता है 2 लाख रुपए का 1,50,000 रुपए। इसमें से हम लेस कर देंगे जो हमने फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया है, और बैलेंस अमाउंट हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। यहाँ पर 60,000 रुपीज हमें पे करने होंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट पर, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट बताई गई ऑन और बिफोर 15 मार्च। द होल अमाउंट ऑफ सच एडवांस टैक्स as reduced by the amounts if any paid in the earlier installments। तो दैट मीन्स 100% 2 लाख रुपीज, और उसमें से जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं 30,000, 60,000, 60,000, तो हमारी बैलेंस अमाउंट जो आ जाती है वो आ जाती है 50,000 रुपए। वो हमें पे करनी होगी फोर्थ इंस्टॉलमेंट पर। तो ये इस तरह बेसिकली आप अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे। अब इस एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को कंपेयर किया जाएगा एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी से। असेसमेंट ईयर के अंदर जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और उस एग्जैक्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी से ये जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है इसको कंपेयर किया जाएगा। अगर आपने एग्जैक्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग कम एडवांस टैक्स पे किया है तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और अगर आपने ज्यादा एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो वो आपको गवर्नमेंट से रिफंड मिलेगा। उसके अलावा यहां पर बताया गया इन केस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जैसा कि हमने बिजनेस प्रोफेशन हेड में सेक्शन डिस्कस किए थे, सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA। तो उस केस में बताया गया अगर आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को फॉलो किया है तो ऐसे में आपके लिए कोई इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, 15 मार्च तक अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। An SSC who declares profit and gains in accordance with the provision of subsection 1 of section 44AD or subsection 1 of section 44ADA, as the case may be, to the extent the whole amount, that means 100% amount of advance tax during each financial year on or before 15th March। तो इसका मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों को फायदा दिया गया कि वो 15 मार्च तक अपनी 100% टैक्स लायबिलिटी पे कर सकते हैं। उनके केसेस में 15%, 45%, 75% की कोई कंडीशन नहीं रखी गई। अगर उन्होंने 15 मार्च तक अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे कर दी
तो ऐसे में उनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर उन्होंने 15 मार्च तक अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे नहीं की तो ऐसे में उनको 31 मार्च के बाद जो है इंटरेस्ट बियर करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। अब उसके बाद यहां पर जो डेट बताई गई वो डेट बताई गई 15 मार्च। इन केस ऑफ नॉर्मल एसएससी लास्ट डेट फोर्थ इंस्टॉलमेंट बताई गई 15 मार्च, और इन केस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लास्ट डेट बताई गई 15 मार्च। दोनों ही केसेस में जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पे नहीं कर पाता, तो ऐसे में कहा गया कि अगर 15 मार्च तक आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया या आपने कम एडवांस टैक्स पे किया तो आप एक काम कर दीजिए, 31 मार्च तक अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर लीजिए, पे कर लीजिए। अगर आपने 31 मार्च तक भी टैक्स पे नहीं किया तो ऐसे में 31 मार्च के बाद आपको जो टैक्स लायबिलिटी है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की फॉर्म में पे करनी होगी। 31 मार्च के बाद आप उस प्रीवियस ईयर के लिए एडवांस टैक्स पे नहीं कर पाएंगे। लॉजिकल भी है। अगर मेरा प्रीवियस ईयर 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का है और मान लीजिए अगर मैं कोई टैक्स पे कर रहा हूं 1 अप्रैल 2022 को, तो इसका मतलब ये एडवांस टैक्स नहीं माना जाएगा। क्यों? एडवांस टैक्स का मतलब है करंट ईयर की इनकम पर करंट ईयर के अंदर ही टैक्स पे करना। तो दैट मींस कोई भी टैक्स जो मैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच अगर मैं पे करता हूं फॉर द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22, वो कहलाएगा मेरा एडवांस टैक्स। लेकिन जैसे ही 31 मार्च एंड होगा उसके बाद मैं कोई टैक्स पे करूंगा वो कहलाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो टैक्स कहलाएगा वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा। उस केस में जो है आप उसको डिपॉजिट करेंगे एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दोनों ही टैक्सेस की पेमेंट करने के लिए आप चालान यूज करते हैं, चालान नंबर 280। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है एडवांस टैक्स की भी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की भी, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल वर्कशॉप में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चालान नंबर 280 कैसे आप ऑनलाइन डिपॉजिट करेंगे। तो चालान नंबर 280 के जरिए ही आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। चालान नंबर 280 के जरिए ही आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall be treated as advance tax paid during the financial year ending on that day for all the purposes of this act। तो वो क्या माना जाएगा, 31 मार्च तक भी अगर आप पे कर देंगे वो एडवांस टैक्स माना जाएगा, भले ही आपने उसको 15 मार्च के बाद पे किया है। उसके बाद सेक्शन 210 पेमेंट of advance tax by SSC of his own accord in pursuance of order of assessing officer। Every person who is liable to pay advance tax, जिसको भी एडवांस टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है सेक्शन 208 के अंदर, सेक्शन 208 के अंदर बताया गया था बेसिकली 10,000 रुपीज और मोर अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है इन केस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम, तो इन दैट सिचुएशन यू हैव टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211। whether or not he has been previously assessed by the way of regular assessment shall of his own accord pay on or before each of the due date specified in section 211 the appropriate percentage specified in that section of the advance tax on his current income calculated in the manner laid down is section 209। तो बेसिकली यहां पर बताया गया है कि अगर आप सेक्शन 208 के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप ही अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसको सेक्शन 211 सेक्शन 211 के तहत जो आपको इंस्टॉलमेंट्स बताई गई है, परसेंटेज बताई गई है, उसके अकॉर्डिंगली आप पे करेंगे।
और एडवांस टैक्स जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 209, जिसमें बताया गया था आप क्या करेंगे, करंट ईयर की इनकम को एस्टिमेट करेंगे और उस पर जो है इनकम टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे और इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए किसी वजह से आपकी जो एस्टिमेटेड इनकम है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स आप पे करने वाले हैं उनमें वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बात बताई गई सबसेक्शन 2 के अंदर, ए पर्सन हु पेज एनी इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स में इंक्रीज और रिड्यूस, वो अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकता है और अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स टू अकॉर्ड विद हिज एस्टिमेट। तो जैसे वो एस्टिमेट करेगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। एंड ही शैल पे एडवांस टैक्स देयर ओन एंड मेक पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट इन द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। तो अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो जो अमाउंट आपने इंक्रीज की है वो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, और अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपकी रिड्यूस्ड टैक्स लायबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करेंगे। तो ये ऑलरेडी हम एग्जांपल के साथ आप जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम फिर से मूव करते हैं सेक्शन 209 की तरफ, जो बेसिकली बताता है कि आप कैसे अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा कि एस्टिमेटेड इनकम पर हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और हमें लगता है कि जो एस्टिमेटेड इनकम है उस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो मान लीजिए मुझे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 लाख रुपए की प्रोफेशनल फीस मिलने वाली है, और मुझे लगता है कि 10 लाख रुपए की प्रोफेशनल फीस में से 6 लाख रुपए की प्रोफेशनल फीस ऐसी होगी जिसमें सामने वाला व्यक्ति जो मुझे फीस पे करेगा उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो 10 लाख रुपीस की अमाउंट पर मैंने अपना जो टैक्स कैलकुलेट किया वो मान लीजिए टैक्स कैलकुलेट किया लेट से 1,25,000 रुपए, और मुझे लगता है कि 6 लाख रुपए की इनकम ऐसी होगी जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। लेट से 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा तो 60,000 रुपीज का टैक्स डिडक्ट होगा। तो इसका मतलब मेरी जो टैक्स लायबिलिटी आती है 1,25,000 माइनस 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। तो जो मेरी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी होगी वो मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पर 65,000 रुपीज मुझे क्या करना होगा, अब एडवांस टैक्स पे करना होगा इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पर जो आपकी टीडीएस डिडक्ट होने वाला है या आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाने वाला है, तो वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, वो आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन क्लोज ए shall in each case be reduced by the amount of income tax which would be deductible or collectible at source during the said financial year। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपसे जो टीडीएस, आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा या आपसे जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा वो आप क्या है, वो रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम योर टैक्स लायबिलिटी as computed before allowing any deduction admissible under this act which has been taken into account in computing the current income। और अगर मान लीजिए कोई रिबेट आपको मिलने वाली है तो ऐसे में वो रिबेट भी आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। as the case may be the total income aforesaid and the amount of income tax so reduced shall be advance tax payable। तो मुझे लगता है मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1,25,000 है, उसमें से 60,000 रुपीज का टीडीएस मेरा डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो मेरी जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी होगी 65,000 रुपीज की, वो मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी। तो अब एक और बात यहां पर समझने वाली है कि 10 लाख रुपीज में से मुझे लगा कि 6 लाख रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट होगा, तो इसका मतलब 6 लाख रुपीज पर टीडीएस डिडक्ट होगा, तो वो जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, 60,000 रुपीज लेस करने के बाद
5,40,000 रुपए की पेमेंट मुझे बैंक के जरिए या कैश में जैसे भी है वो कर सकते हैं। और जो मेरी बैलेंस 4 लाख रुपीस की जो अमाउंट है उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा और 4 लाख रुपीस मुझे क्या हो जाएंगे, मुझे बैंक अकाउंट के जरिए या इन द फॉर्म ऑफ कैश मुझे रिसीव हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ये जो 6 लाख रुपीस पर 60,000 रुपीस का टीडीएस डिडक्ट होना था, ये टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया और पूरी की पूरी 6 लाख रुपीस की अमाउंट मुझे बैंकिंग चैनल के जरिए या इन दी फॉर्म ऑफ कैश पे कर दी गई। तो ऐसे में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को टीडीएस डिडक्ट करना था लेकिन उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, पूरी की पूरी अमाउंट आपको पे कर दी, तो इन दैट सिचुएशन आप वो टीडीएस जो है एडजस्ट नहीं करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग दी एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले मुझे मान लीजिए कोई प्रोफेशनल फीस मिलने वाली थी जिस पर मुझे लगता था टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने मुझे पेमेंट की और उसने कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। और वो जो टीडीएस है मैंने एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया था, तो मैं फिर से क्या करूंगा, अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी दोबारा कैलकुलेट करूंगा और उस टीडीएस पोर्शन को रिमूव कर दूंगा जो मेरा डिडक्ट नहीं किया गया। तो प्रोवाइडेड दैट फॉर कंप्यूटिंग लायबिलिटी फॉर एडवांस टैक्स, income tax calculated under clause A shall not in each case be reduced by the aforesaid amount of income tax that would be deductible or collectible at source during the financial year under any provision of this act from any income if the person responsible for deducting tax has paid or credited such income without deduction of tax or it has been received or debited by the person responsible for collecting tax without collection of such tax। तो जो मुझे लगता था 6 लाख रुपए की इनकम पर मेरा टीडीएस डिडक्ट होगा, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया। तो ऐसे में अब क्या करना होगा, मुझे फिर से अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी और जो मैंने 60,000 रुपीज को लेस किया था मैं क्या करूंगा, उसको रिमूव करूंगा और मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 1,25,000 और उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, एडवांस टैक्स पे करूंगा। और मान लीजिए मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर चुका हूं अकॉर्डिंग टू अमाउंट 65,000 रुपीज, सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे कर चुका हूं मान लीजिए अकॉर्डिंग टू 65,000 रुपीज, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट से पहले मुझे पता चलता है कि जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट पर जो मेरी 1,25,000 रुपए की एडवांस टैक्स लायबिलिटी है, तो इस 1,25,000 रुपए का 75% मैं कैलकुलेट करूंगा और वो जो अमाउंट आएगी वो मुझे पे करनी है। जितनी अमाउंट मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं उसमें से वो अमाउंट मैं लेस करूंगा और बैलेंस अमाउंट जो है मैं डिपॉजिट करूंगा। तो यहाँ पर 1,25,000 रुपए का 75% आप कैलकुलेट करते हैं, वो अमाउंट आपकी आ जाती है 93,750 और ऑलरेडी आप जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आप पे कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू 65,000। तो 65,000 रुपीज का आपने 45% ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है, दैट इज 29,250। तो दैट मींस थर्ड इंस्टॉलमेंट पर जो मैं अमाउंट पे करूंगा वो होगी आपकी 64500। तो इस तरह बेसिकली आप अपनी जो है इनकम को और अपनी टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको पता चलता है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो अकॉर्डिंगली आप जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली आप क्या करेंगे, एडवांस टैक्स पे करेंगे।